5 साल की उम्र में जब माँ ने तुम्हारी जेब खर्च बंद कर दी तो तुमने गुस्से में होंठ फुलाकर कहा, अब तो मेरी पत्नी ही मुझे पालेंगी। माँ तुम्हारी बात सुनकर हंस पड़ी और मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा तुम्हारी पत्नी कौन है? तुमने अपनी नन्ही उंगली सीधा माँ की सबसे अच्छी दोस्त की 7 साल की बेटी यूयोवेई की तरफ कर दी। बस फिर क्या था, दोनों परिवारों के लोग जोर जोर से हंस पड़े। उस दिन के बाद से तुम हर समय यूयोवेई के पीछे पीछे घूमते रहते, जैसे उसकी छोटी सी परछाई हो। तुमने उसे पूरे 26 साल तक दिल से चाहा, लेकिन आखिर में उसे छोड़ने का फैसला करने में तुम्हें सिर्फ 1 सेकंड लगा। ब्रेकअप वाले दिन तुमने लाल आंखों से उसका नंबर और चैट डिलीट कर दी। तभी उसका फोन आ गया। उसकी जानी पहचानी आवाज में प्यार नहीं बल्कि सिर्फ झुंझलाहट थी। उसने ठंडे लहजे में पूछा, अच्छी तरह सोच लिया है या फिर हमेशा की तरह बस नाराज होकर ड्रामा कर रहे हो? मेरे पास तुम्हारे ये नखरे झेलने का समय नहीं है। उसे पूरा यकीन था कि तुम फिर अपनी जिद से उसे पहले झुकाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन इस बार तुमने कोई सफाई नहीं दी। बिना कुछ कहे कॉल काट दी और तुरंत अपनी बड़ी बहन को फोन किया, दीदी मैंने जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी का ऑफर स्वीकार कर लिया है। उधर से बहन ने राहत की सांस लेते हुए कहा, बहुत अच्छा फैसला है, बाहर जाकर नई जिंदगी शुरू करो। जब समय मिलेगा मैं मम्मी पापा के साथ तुमसे मिलने जरूर आऊंगी। शाम 6:30 बजे तुम रेस्टोरेंट पहुंचे। अंदर जाते ही खिड़की के पास बैठे अपने सबसे अच्छे दोस्त ली शेंग पर नजर पड़ी। तुम उसके सामने जाकर बैठ गए। ली शेंग ने मुस्कुराकर पूछा, क्या बात है, आज गर्लफ्रेंड के साथ डेट पर नहीं आए? तुमने गिलास पर उंगलियां फेरते हुए हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया, ब्रेकअप हो गया, और हाँ मैंने जॉन्स हॉपकिंस का ऑफर स्वीकार कर लिया है, परसों विदेश जा रहा हूँ। ये सुनकर ली शेंग कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप रह गया। फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, मुबारक हो बेचैन, तुम इतने काबिल हो कि तुम्हें इससे कहीं बेहतर इंसान मिलना चाहिए। हालांकि ली शेंग कभी यूयोवेई से नहीं मिला था, लेकिन वह अच्छी तरह जानता था कि इस रिश्ते में तुमने कितना कुछ कुर्बान किया है। उसे हमेशा लगता था कि यह रिश्ता शुरू से ही बराबरी का नहीं था। आज ही उसने एयरपोर्ट पर यूयोवेई का इंटरव्यू देखा था। तुम्हारी आंखों में हमेशा उसी का नाम था, लेकिन बदले में तुम्हें सिर्फ ठंडापन और दूरी ही मिली। उसे सच में तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा था। तुमने नींबू पानी का एक घूंट लिया और दृढ़ आवाज में कहा, अब से मैं खुद से प्यार करना सीखूंगा। ली शेंग ने जोर से सिर हिलाया और हंसते हुए बोला, विदेश जाना अच्छी बात है, जब मौका मिलेगा मैं भी तुमसे मिलने आऊंगा, लेकिन टिकट का खर्चा तुम्हें ही उठाना होगा। तुम हंस पड़े, कोई दिक्कत नहीं, सब मेरी तरफ से। उस रात दोनों ने साथ में शानदार डिनर किया और फिर पास के एक बार में जाकर बैठ गए। उधर दूसरी तरफ यूयोवेई अभी घर पर खाना खत्म ही कर रही थी कि उसकी दोस्त गुमंग का लगातार फोन आने लगा। बहुत मना करने के बाद भी आखिरकार उसे बाहर जाना पड़ा। वहां पहुंचते ही उसकी नजर अचानक तुम पर पड़ी। वह कुछ पल के लिए रुक गई और हैरानी से पूछ बैठी, तुम यहाँ दोस्तों के साथ आए हो? तुमने बस एक नजर उसकी तरफ देखा। इस बार तुम्हारी आंखों में पहले जैसा प्यार नहीं था। तुमने शांत लेकिन ठंडे लहजे में कहा, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। इतना कहकर तुम बिना पीछे मुड़े सीधे नीचे बने सोफा एरिया की तरफ चले गए। तुम्हारे कदमों में जरा भी हिचकिचाहट नहीं थी। यूयोवेई कुछ सेकंड तक वहीं खड़ी तुम्हें देखती रही। उसका चेहरा अचानक गंभीर हो गया। फिर वह चुपचाप सीढ़ियां चढ़कर दूसरी मंजिल के प्राइवेट रूम में चली गई। नीचे तुम आराम से लॉन्ग आइलैंड आइस्ड टी की चुस्कियां ले रहे थे, जबकि तुम्हारा दोस्त ली शेंग अब तक लगातार 3 कॉकटेल पी चुका था और शराब का असर धीरे धीरे उस पर चढ़ने लगा। तुमने जेब से मोबाइल निकाला और सहकर्मी द्वारा भेजा गया इंटरव्यू वीडियो खोलकर ली शेंग के सामने कर दिया। देख, यही है वो पूरा का पूरा कमीना इंसान। बार की रंग बिरंगी रोशनी तुम्हारे चेहरे पर पड़ रही थी। आधा चेहरा रोशनी में था, आधा अंधेरे में। वीडियो में यूयोवेई की ठंडी आवाज साफ सुनाई दी, फिलहाल मैं किसी रिश्ते के बारे में नहीं सोच रही हूँ, सिर्फ ये 4 शब्द। लेकिन उन्होंने तुम्हारे दिल को फिर से चीर दिया। तुम खुद से बार बार कह चुके थे कि अब सब कुछ पीछे छोड़ देना चाहिए, लेकिन उसकी आवाज कानों में पड़ते ही सीने में फिर वही दर्द उठने लगा। उस पल तुम्हें पूरी तरह समझ आ गया, उसके भविष्य की किसी भी योजना में तुम्हारे लिए कभी कोई जगह थी ही नहीं। दोनों यूं ही बातें करते रहे और पता ही नहीं चला कि आधा घंटा कब बीत गया। इसी बीच यूयोवेई ऊपर से नीचे आई। उसने देखा कि तुम अभी भी बार में बैठे हुए हो। वह सीधे तुम्हारी टेबल की तरफ बढ़ी। जैसे ही वह पास पहुंची, नशे में धुत ली शेंग हंसते हुए बोला, बेचैन, जिस दिन मेरे पास बहुत पैसे होंगे मैं विदेश जाकर किसी खूबसूरत विदेशी लड़की से शादी करूंगा और एक प्यारा सा मिक्स्ड बेबी होगा। तुम मुस्कुराए और शांत स्वर में बोले, कितने पैसे चाहिए? अभी उधार दे देता हूँ। ली शेंग हंस पड़ा, ठीक है, ये बात याद रखूंगा, कुछ साल बाद ले लूंगा। यूयोवेई वहीं खड़ी तुम्हें देख रही थी। कुछ पल बाद उसने गंभीर आवाज में कहा, बहुत देर हो गई है, मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूँ। तुमने बिना उसकी तरफ देखे ठंडे लहजे में जवाब दिया, मैं पहले ही साफ कह चुका हूँ, अब अगर कभी आमना सामना भी हो जाए तो बात मत करना, अजनबी बनकर रहना ही बेहतर है। यूयोवेई ने भौहें सिकोड़ ली, झुंझलाकर बोली, बेचैन, इंसान की भी एक सीमा होती है। तुम हर बार यही ड्रामा करते हो, इसका कोई मतलब नहीं है। तुम बस हल्का सा हंस दिए। तुम जानते थे कि उसकी नजरों में तुम हमेशा वही जिद्दी इंसान रहोगे। चाहे कुछ भी कहो, वह कभी तुम पर विश्वास नहीं करेगी। इसलिए तुमने एक शब्द भी और नहीं कहा। तुमने नशे में धुत ली शेंग को सहारा दिया और बिना पीछे देखे वहां से निकल गए। यूयोवेई तुम्हारी दूर जाती हुई पीठ को देखती रह गई। पहली बार उसे ऐसा लगा जैसे उसने पूरी ताकत से मुक्का मारा हो।
लेकिन सामने रुई हो। उसके दिल में अचानक अजीब सी बेचैनी और खालीपन भर गया। उसे पूरा यकीन था कि कुछ दिनों बाद तुम हमेशा की तरह वापस उसके पास आ जाओगे। बार से बाहर निकलकर तुमने सावधानी से ली शेंग को कार की पिछली सीट पर बैठाया और फिर एक ड्राइविंग सर्विस बुला लिया। ये सब यू योवेई ने भी बाहर निकलते ही देख लिया। उसने देखा कि तुम पिछला दरवाजा खोलकर बैठे और ड्राइवर आगे वाली सीट पर बैठ गया। कुछ ही देर में काली BMW बार के बाहर से निकल गई। यू योवेई ने बिना एक पल गंवाए अपने ड्राइवर से कहा, उस गाड़ी का पीछा करो। जी मिस यू। कार तुरंत BMW के पीछे चल पड़ी। BMW के अंदर ड्राइवर ने धीरे से पूछा, सर पीछे जो कार हमारा पीछा कर रही है। तुमने शांत स्वर में कहा, उसे नजरअंदाज करो, गाड़ी चलाते रहो। जी सर। ड्राइवर ने फिर कोई सवाल नहीं किया और चुपचाप गाड़ी चलाता रहा। करीब आधे घंटे बाद BMW एक आलीशान रिहायशी सोसाइटी के गेट के अंदर दाखिल हो गई। उधर रोल्स रॉयस में बैठे ड्राइवर ने पीछे आंखें बंद किए आराम कर रही यू योवेई से पूछा, मिस यू, उनकी गाड़ी सोसाइटी के अंदर चली गई है, क्या हम भी अंदर जाएं? यू योवेई ने धीरे से आंखें खोली, कुछ पल तक गेट की तरफ देखती रही, फिर शांत आवाज में सिर्फ 2 शब्द कहे, वापस चलो। जी मिस। ड्राइवर ने तुरंत गाड़ी मोड़ दी और चुपचाप वहां से चला गया। समय तेजी से बीत गया। पलक झपकते ही 1 महीना गुजर गया और तब तक तुम अमेरिका पहुंच चुके थे, जहां तुम्हारी नई जिंदगी तुम्हारा इंतजार कर रही थी। कुछ ही देर बाद झेंग यांजी भी पार्टी में आ गई। वह बेफिक्र अंदाज में आकर यू योवेई के पास बैठ गई और मुस्कुराते हुए बोली, क्या बात है, आज दीदी भी नहीं आई? अब तो वो किसी पार्टी में भी नजर नहीं आती। यू योवेई ने उंगलियों में सिगरेट थाम रखी थी। उसके चेहरे पर हमेशा की तरह कोई भाव नहीं था। उसने शांत स्वर में कहा, वो मुझसे मिलना नहीं चाहती। झेंग यांजी ने तुरंत पूछा, क्यों? क्या इसलिए कि तुम बेईचेन के साथ थी? लेकिन तुम दोनों तो इतने सालों से रिलेशनशिप में थे। पूरे कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। सिर्फ शराब के गिलासों की टकराने की आवाज सुनाई दे रही थी। तभी यू योवेई ने बिल्कुल सपाट आवाज में कहा, हमारा ब्रेकअप हो गया। उसके ये शब्द सुनते ही कमरे में बैठे सभी लोग सन्न रह गए। लेकिन सबसे बड़ा झटका खुद यू योवेई को लगा। अचानक उसके दिल में एक अजीब सा खालीपन भर गया, जैसे कोई बहुत कीमती चीज उससे हमेशा के लिए छिन गई हो। कुछ देर चुप रहने के बाद उसने आधी जली सिगरेट एशट्रे में बुझा दी, सोफे पर रखा अपना कोट उठाया और बोली, मुझे एक जरूरी काम है, मैं चलती हूँ। क्लब से बाहर निकलकर उसने मोबाइल निकाला। स्क्रीन पूरी तरह खाली थी। तुम्हारी तरफ से एक भी मैसेज नहीं आया था। वह कुछ पल तक स्क्रीन देखती रही, फिर बिना कुछ किए मोबाइल वापस जेब में रख लिया। कार में बैठते ही उसने ड्राइवर से कहा, गुआन्यू चलो। ड्राइवर तुरंत गाड़ी स्टार्ट कर देता है। उसे समझ आ गया था कि उसकी मालकिन आखिर कहाँ जाना चाहती है। रास्ते में यू योवेई ने अपनी सहायक ली शुए को मैसेज भेजा, पता लगाओ मो बेईचेन आगे की पढ़ाई के लिए कहाँ गया है। कुछ देर बाद कार गुआन्यू पहुंच गई। यू योवेई बिना कुछ बोले लिफ्ट से 12वीं मंजिल पर पहुंची और डोरबेल बजा दी। दरवाजा जियांग डू ने खोला। वह अभी अभी मीटिंग खत्म करके पानी पीने जा रही थी। दरवाजा खुलते ही उसने सामने यू योवेई को देखा। उसने ठंडे स्वर में पूछा, क्या काम है? यू योवेई ने धीमी आवाज में कहा, बेईचेन विदेश पढ़ने चला गया है। जियांग डू ने ताना मारते हुए कहा, अब इससे तुम्हारा क्या लेना देना? तुम दोनों का रिश्ता तो बहुत पहले खत्म हो चुका है। यू योवेई ने जवाब दिया, रिश्ता खत्म हुआ है या नहीं, ये फैसला सिर्फ तुम नहीं कर सकती। जियांग डू की आंखें ठंडी हो गईं। वह सीधे उसकी आंखों में देखते हुए बोली, मैं तुम्हें एक बात साफ बता देती हूँ, बेईचेन अब तुम्हें छोड़ चुका है। वह अपनी जिंदगी का 1 सेकंड भी तुम्हारे पीछे बर्बाद नहीं करेगा। ये सुनते ही यू योवेई का दिल जैसे जोर से धड़क उठा। उसे पहली बार एहसास हुआ सब कुछ सचमुच खत्म हो चुका है। उसने अपनी भावनाओं को दबाते हुए कहा, अगर वह कभी पीछे मुड़कर नहीं देखेगा तो मैं भी उसे दोबारा परेशान नहीं करूंगी। जियांग डू व्यंग्य से मुस्कुराई, यू योवेई तुम्हें आखिर इतना भरोसा किस बात का है कि बेईचेन पूरी जिंदगी सिर्फ तुम्हारा ही इंतजार करेगा? उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि अचानक एक जोरदार मुक्का यू योवेई के चेहरे पर पड़ा। उसके होंठ के किनारे से तेज दर्द फैल गया। उसी पल उसे महसूस हुआ शायद शुरू से आखिर तक वह सिर्फ एक ऐसा इंसान था जिसने तुम्हारे प्यार की कद्र ही नहीं की। कांपते हाथों से उसने तुम्हारा नंबर मिलाया। उसके मन में अभी भी एक छोटी सी उम्मीद बाकी थी। फोन बजा और इस बार कॉल लग भी गई, लेकिन दूसरी तरफ से एक अनजान महिला की आवाज आई, हेलो नमस्ते, बेईचेन इस समय व्यस्त है, अगर कोई जरूरी बात हो तो बाद में कॉल कीजिए। यू योवेई की आंखों की आखिरी चमक भी बुझ गई। उसने कुछ कहना चाहा लेकिन एक शब्द भी नहीं बोल पाया। चुपचाप कॉल काट दी। उसे लगा जैसे उसी पल उसकी पूरी दुनिया खाली हो गई हो। उधर अमेरिका में सुबह के 10 बजे थे। जॉन्स हॉपकिंस अस्पताल में तुम अभी अभी एक बेहद कठिन सर्जरी का ऑब्जर्वेशन पूरा करके अपने ऑफिस लौटे थे। तभी अस्पताल की एक चीनी डॉक्टर ने तुम्हें बताया, अभी तुम्हारे लिए एक फोन आया था। तुमने हल्के से सिर हिलाया, मोबाइल खोला और कॉल हिस्ट्री देखी। स्क्रीन पर यू योवेई का नंबर दिखाई दिया। तुमने बिना एक पल सोचे वही नंबर सीधे ब्लैकलिस्ट में डाल दिया। अगले दिन यू योवेई होंठ पर लगी चोट के निशान के साथ अपने घर लौटी। ड्राइंग रूम में बैठी उसकी मां सुनगुइजी ने उसके चेहरे की चोट देखी लेकिन कुछ भी नहीं पूछा। उनके मन में भावनाओं का तूफान चल रहा था। उन्हें लग रहा था कि तुम्हारा विदेश जाकर नई जिंदगी शुरू करने का फैसला बिल्कुल सही था। साथ ही उन्हें अपनी बेटी पर भी गुस्सा आ रहा था। जिस इंसान ने उसे पूरे दिल से प्यार किया उसी को उसने अपने हाथों से हमेशा के लिए खो दिया। यू योवेई धीरे धीरे घर के अंदर चली गई। माँ पास में खड़ी छोटी बहन ने दीदी के होंठ के कोने पर पड़े निशान को देखा तो हैरानी से पूछ बैठी, दीदी आपके होंठ को क्या हुआ? उसने बहन के सवाल का कोई जवाब नहीं दिया।
उसकी नजर सीधे अपनी माँ पर टिक गई और भारी आवाज में बोली, माँ, मेरा और मोहित का रिश्ता खत्म हो गया है। माँ ने धीरे धीरे नजर उठाई और बिना किसी नरमी के बोली, अच्छा हुआ, कम से कम अब तुम उसकी जिंदगी बर्बाद नहीं करोगे। एक दिन तुम्हें अपने इस फैसले पर जरूर पछतावा होगा। छोटी बहन ये सुनकर चौंक गई। दीदी, क्या आपने ब्रेकअप किया? मुझे तो साफ दिखता था कि मोहित भैया आपसे बहुत प्यार करते थे। उसकी उंगलियां अनजाने में मुट्ठी बन गईं, लेकिन चेहरे पर कोई भाव नहीं था। तुम गलत समझी, रिश्ता उसने खत्म किया था। माँ ने तुरंत बात काटते हुए कहा, लेकिन उसे इस मोड़ तक पहुंचाने वाली भी तुम ही हो। तुमने उसका दिल पूरी तरह तोड़ दिया। इतना कहकर माँ उठी और ठंडे लहजे में बोली, तुम्हें तो काम पर जाना है ना, फिर दोपहर का खाना यहीं खाने की जरूरत नहीं। माँ को जाते हुए देखकर छोटी बहन ने धीरे से कहा, दीदी, अब तो मम्मी सच में आपसे नाराज हो गई हैं। उसने तुरंत उसकी ओर घूर कर देखा। अगर एक शब्द और बोली तो तुम्हारे सारे कार्ड बंद कर दूंगी। ये सुनते ही छोटी बहन डर गई और तुरंत चुप हो गई। वह घर पर 10 मिनट भी नहीं रुकी और वापस निकल गई। ब्रेकअप के बाद से वह इस घर में जैसे सबसे बड़ी गुनहगार बन चुकी थी। माँ उससे हमेशा रूखेपन से पेश आती थी और उसकी पुरानी सबसे अच्छी दोस्त भी उससे पूरी तरह रिश्ता तोड़ चुकी थी। घर से निकलकर वह चुपचाप कार की पिछली सीट पर बैठ गई। कांपते हाथों से उसने सिगरेट निकाली और जला ली। धुएं के साथ उसके मन की बेचैनी भी बढ़ती जा रही थी। उसने मन ही मन सोचा, अगर हमारी कहानी कभी शुरू ही ना हुई होती तो शायद आज ये दिन भी ना देखना पड़ता। उसके होंठों से धीमी सी आवाज निकली, मोहित, तुम सच में बहुत बेरहम निकले। बिना पीछे देखे विदेश चले गए और सारी शांति अपने साथ ले गए। ड्राइवर ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप कार कंपनी के मुख्यालय की ओर बढ़ा दी। करीब आधे घंटे बाद वह अपने ऑफिस पहुंची। वह अभी अपनी कुर्सी पर बैठी ही थी कि उसकी सहायक एक मोटी फाइल लेकर अंदर आई। उसे इतनी जल्दी वापस देखकर वह हैरान रह गई। मैम, आपने तो कहा था कि घर पर लंच करेंगी, इतनी जल्दी वापस कैसे आ गई? उसने कुर्सी से टिकते हुए कड़वी मुस्कान के साथ कहा, क्या तुम्हें लगता है कि उस घर में अब मेरे लिए कोई जगह बची है? सहायक ने बेबसी से मुस्कुराकर कहा, असल समस्या क्या है ये आप सबसे बेहतर जानती हैं। अभी भी वक्त है, जाइए और मोहित को वापस ले आइए। उसने कोई जवाब नहीं दिया। कल रात उस अनजान लड़की का चेहरा फिर से उसकी आंखों के सामने आ गया और उसकी आंखों की चमक एक पल में फीकी पड़ गई। उसने खुद को काम में डुबोने के लिए मेज पर रखी अधिग्रहण योजना की फाइल उठा ली। अभी 2 ही पन्ने पलटे थे कि दरवाजे पर फिर दस्तक हुई। सहायक लंच बॉक्स लेकर अंदर आई और मेज पर रखते हुए बोली, मैम, आपका लंच। उसने बस हल्का सा सिर हिलाया। जैसे ही उसने डिब्बा खोलने के लिए हाथ बढ़ाया, उसकी नजर कंप्यूटर पर खुले ईमेल पर पड़ गई। ईमेल में साफ लिखा था, मोहित अगले 3 साल के लिए अमेरिका के जॉन्स हॉपकिंस अस्पताल में एडवांस ट्रेनिंग करने गया है। साथ ही उसका विदेश का पूरा पता भी भेजा गया था। वह उस पते को काफी देर तक देखती रही। फिर उसने अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट खोली और बंगले के लैंडलाइन नंबर पर कॉल मिलाया। ठंडी आवाज में आदेश दिया, बेडरूम में मोहित की जितनी भी चीजें हैं सब समेट दो। फिर उसे फोन करके कहो कि आकर अपना सामान ले जाए। नौकर एक पल के लिए चुप रह गया, फिर बोला, जी मैम, और कोई आदेश? उसने हाथ में पकड़ी पेन घुमाते हुए कहा, बस सब कुछ पूरी तरह साफ कर देना। जी मैम, अभी व्यवस्था करता हूँ। उधर अमेरिका में मोहित अभी अभी उठा था और आराम से नाश्ता कर रहा था कि तभी उसके फोन पर भारत से एक अनजान नंबर की कॉल आई। उसने कॉल रिसीव की। हेलो मिस्टर मोहित, मैं लीशान विला से बोल रहा हूँ। आपका सारा सामान पैक कर दिया गया है। मैम ने कहा है कि जब समय मिले किसी को भेज कर ले जाइए। मोहित ने हल्का सा भौहें सिकोड़ते हुए शांत और बेरुखी भरे स्वर में कहा, वो सामान अब मेरा नहीं रहा, नहीं चाहिए, उसे सीधे फेंक दो। जी मिस्टर मोहित। इसके बाद नौकर ने दोबारा उसे फोन करके मोहित का जवाब बता दिया। वह कुछ पल तक चुप रही, फिर ठंडी आवाज में बोली, उसे स्टोर रूम में रख दो और ताला लगा देना। इतना कहकर उसने तुरंत फोन काट दिया। ऑफिस का माहौल फिर से पहले से भी ज्यादा भारी हो गया। पलक झपकते ही 3 साल बीत गए। मोहित ने अपनी स्पेशल ट्रेनिंग सफलतापूर्वक पूरी कर ली। साथ ही उसने डॉक्टरेट की डिग्री भी हासिल कर ली। अब वह दोबारा राजधानी लौट चुका था। कार की खिड़की से बाहर शहर की सड़कों को देखते हुए उसे सब कुछ एक साथ जाना पहचाना भी लगा और अजनबी भी। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ भी नहीं बदला, लेकिन फिर भी सब कुछ बदल चुका था। पास बैठे उसके दोस्त जय ने उसकी ओर देखकर मुस्कुराते हुए पूछा, अब भी बोरेन हॉस्पिटल में ही काम करने का सोच रहे हो? चाहो तो मैं तुम्हारे लिए अपना एक अस्पताल खुलवा देता हूँ। मोहित ने उसकी तरफ देखा और हल्की मुस्कान के साथ पूछा, क्या बात है, डॉक्टर गौरव ने तुम्हें नाराज कर दिया क्या? जय हंस पड़ा। अभी अभी एक बड़ा प्रोजेक्ट हाथ लगा है, सोच रहा था अस्पताल बनवाऊं या पूरा कमर्शियल कॉम्प्लेक्स। मोहित भी मुस्कुरा दिया। उसने उंगलियों से कार की खिड़की पर हल्की थपकी देते हुए कहा, जरूरत नहीं, मुझे सिर्फ वही करना है जिसमें मैं सबसे अच्छा हूँ। एक डॉक्टर बनकर लोगों का इलाज करना ही मेरे लिए काफी है। जया ने सिर हिलाया। ठीक है, जैसा तुम चाहो। घर पहुंचकर मोहित ने थोड़ा सामान व्यवस्थित किया और सीधे बोरेन हॉस्पिटल ज्वाइनिंग की औपचारिकताएं पूरी करने निकल गया। संयोग से उस समय अस्पताल के निदेशक डॉक्टर गौरव अपने ऑफिस में मौजूद थे और उससे भी बड़ा संयोग ये था कि उनके सामने वही महिला बैठी थी। दोनों एक मेडिकल रिसर्च प्रोजेक्ट की फंडिंग पर चर्चा कर रहे थे। इन 3 वर्षों में वह लगभग लोगों की नजरों से गायब हो चुकी थी। किसी मीडिया इंटरव्यू या
सार्वजनिक कार्यक्रम में उसने कभी हिस्सा नहीं लिया। साल का ज्यादातर समय वह बिजनेस ट्रिप पर ही बिताती थी और राजधानी में बहुत कम रहती थी। तभी ऑफिस के दरवाजे पर दस्तक हुई। डॉक्टर गौरव की शांत आवाज अंदर से आई, आइए। अगले ही पल मोहित आत्मविश्वास से भरे कदमों के साथ अंदर दाखिल हुआ। जैसे ही उसकी नजर सामने बैठी उस महिला पर पड़ी, उसके चेहरे पर जरा भी बदलाव नहीं आया, मानो वह कोई अजनबी हो जिसका उसकी जिंदगी से अब कोई संबंध ही नहीं था। डॉक्टर गौरव तुरंत अपनी सीट से उठे और मुस्कुराते हुए बोले, वेलकम बैक डॉक्टर मोहित, विदेश से पढ़ाई पूरी करके लौटने पर बहुत बहुत बधाई। ये सुनते ही महिला के हाथ हल्के से रुक गए। उसने धीरे धीरे सिर उठाया और उसकी नजर सीधे मोहित पर जाकर ठहर गई। 3 साल बाद भी मोहित पहले की तरह ही आकर्षक और आत्मविश्वासी दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखों में अब उसके लिए कोई भावना नहीं बची थी। वो आंखें जिनमें कभी सिर्फ उसी का अक्स दिखाई देता था, आज पूरी तरह खाली थीं। मोहित शांत स्वर में आगे बढ़ा, अपने दस्तावेजों का फोल्डर मेज पर रखा और बोला, मैं ज्वाइनिंग की औपचारिकताएं पूरी करने आया हूँ। डॉक्टर गौरव ने फाइल उठाई और मुस्कुराते हुए कहा, बैठिए, अभी अभी लौटे हैं, 2 दिन आराम कर लेते, पहले कागजी कार्रवाई पूरी कर लेते हैं, फिर 3 दिन बाद ड्यूटी ज्वाइन कर लीजिए। मोहित ने सिर हिलाया, नहीं, आप अपना काम कीजिए, मैं आपको परेशान नहीं करूंगा। इतना कहकर वह मुड़ा और बिना पीछे देखे ऑफिस से बाहर निकल गया। दरवाजा बंद होते ही दोनों दुनिया जैसे पूरी तरह अलग हो गईं। डॉक्टर गौरव ने सामने बैठी महिला की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, वो वापस आ गया और तुमने उसे हेलो तक नहीं कहा? उसने बिना सिर उठाए फाइल के पन्ने पलटते हुए ठंडी आवाज में जवाब दिया, एक बात तो सही कही जाती है, एक्स को ऐसे भूल जाना चाहिए जैसे वो इस दुनिया में है ही नहीं। डॉक्टर गौरव ने मुस्कुराते हुए अंगूठा दिखाया, कमाल हो तुम। फिर थोड़ा झुककर शरारती अंदाज में पूछा, लेकिन फिर ये बताओ, पिछले 3 सालों से हर जून में तुम अमेरिका किस लिए जाती रही हो? यू वेई ने आखिरकार उसकी तरफ देखा और शांत स्वर में कहा, मैं क्या करती हूँ इसकी रिपोर्ट तुम्हें देने की जरूरत नहीं है। घुमंग हल्का सा मुस्कुराई, लेकिन उसकी आवाज में अफसोस साफ झलक रहा था। रिपोर्ट नहीं मांग रही, बस अफसोस होता है। बेईचेन ने पिछले 3 साल बहुत मुश्किलों में बिताए। एक तरफ अस्पताल में क्लिनिकल ट्रेनिंग, दूसरी तरफ पीएचडी की पढ़ाई और अकेले विदेश में संघर्ष करना आसान नहीं था। यू वेई ने बिना किसी भाव के कहा, वह अकेला नहीं था। इतना कहकर उसने बात बदल दी, इस प्रोजेक्ट की फाइल मीटिंग में लेकर जाओ, फैसला होने के बाद मुझे बताना। ठीक है, मैं तुम्हें अपडेट कर दूंगी। गुमंग ने तुम्हारे छोड़े हुए फाइल बैग को खोला, उसमें से तुम्हारा ट्रेनिंग कंप्लीशन सर्टिफिकेट और पीएचडी की डिग्री निकालकर यू वेई की तरफ बढ़ा दिया। यू वेई की नजर फोटो पर टिक गई। फोटो में तुम पहले से कहीं ज्यादा परिपक्व और गंभीर दिखाई दे रहे थे। तुम्हारे चेहरे का आत्मविश्वास और शांत स्वभाव देखकर उसे यकीन ही नहीं हुआ कि यही वही लड़का है जो कभी हमेशा मुस्कुराया करता था। सिर्फ 3 साल और एक इंसान इतना बदल गया था कि पहचानना भी मुश्किल हो गया। उसने घड़ी देखी और उठते हुए कहा, मैं चलती हूँ। गुमंग ने रोकते हुए कहा, अरे हमने तो साथ में डिनर करने का प्लान बनाया था। यू वेई ने सिर्फ इतना कहा, जरूरी काम है, और तेज कदमों से ऑफिस बिल्डिंग से बाहर निकल गई। पार्किंग की तरफ जाते हुए अचानक उसकी नजर दूर खड़े एक परिचित चेहरे पर पड़ी। तुम अपनी कार के पास खड़े किसी से फोन पर बात कर रहे थे। तुम्हारे होंठों पर हल्की सी मुस्कान थी। यू वेई के कदम अपने आप रुक गए। उसी समय उसकी सहायक ली शुए दौड़कर आई और धीरे से बोली, मैडम वो बेचैन है। यू वेई ने हल्की झुंझलाहट से कहा, मैं अंधी नहीं हूँ। ली शुए तुरंत चुप हो गई। यू वेई ने खुद को संभाला और अपनी कार की तरफ बढ़ने लगी। उधर तुमने भी फोन काट दिया। जैसे ही नजर उठाई, सामने यू वेई दिखाई दी, लेकिन इस बार तुम्हारी आंखों में कोई भावना नहीं थी। तुमने बस एक नजर देखा और बिना रुके अपनी कार की तरफ बढ़ गए। तुम दरवाजा खोलने ही वाले थे कि पीछे से यू वेई की धीमी लेकिन गंभीर आवाज आई, बधाई हो। तुम एक पल के लिए रुके, लेकिन न पीछे मुड़े और न ही कोई जवाब दिया। सिर्फ 3 शब्द, बधाई हो, इतना ही काफी था। आखिर तुम्हारे रिश्ते का अंत यहीं होना था। अब एक साधारण सा अभिवादन भी दोनों के बीच बेगाना लगने लगा था। जब उसे कोई जवाब नहीं मिला तो यू वेई को हैरानी नहीं हुई। इन 3 सालों में उसने एक सच्चाई स्वीकार कर ली थी कि तुम अब उससे प्यार नहीं करते। पास खड़ी ली शुए ये सब देखकर दंग रह गई। ये पहली बार था जब उसने अपनी बॉस को किसी के सामने इतनी विनम्रता से पेश आते देखा और बदले में सिर्फ खामोशी मिली। पहले तो हमेशा तुम ही उसके पीछे पीछे घूमते थे, लेकिन अब सब कुछ बदल चुका था। सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह थी कि पिछले 3 सालों में तुम्हारे हर जन्मदिन पर यू वेई चुपचाप अमेरिका जाती रही। वह सिर्फ दूर से तुम्हें देखती, लेकिन कभी तुम्हारे सामने नहीं आती। पहले ली शुए को लगता था कि उसकी बॉस को तुम्हारी बिल्कुल परवाह नहीं है और उसके लिए काम ही सबसे जरूरी है, लेकिन अब रिश्ता खत्म होने के बाद भी, इतनी व्यस्त होने के बावजूद, वह हर साल हजारों किलोमीटर दूर सिर्फ तुम्हारी एक झलक देखने चली जाती थी। तुम्हारे लिए उसके दिल में जो भावनाएं अब भी बची थीं, वे दूसरों की नजर में सिर्फ बेकार की कोशिश लगती थीं, क्योंकि तुमने तो बहुत पहले ही उससे हर रिश्ता तोड़ दिया था। यू वेई तब तक वहीं खड़ी रही जब तक तुम्हारी कार उसकी नजरों से ओझल नहीं हो गई। फिर वह अपनी कार में बैठ गई। सहायक ली शुए भी जल्दी से आगे
वाली सीट पर बैठ गई। वह पूछने ही वाली थी कि क्या अब कंपनी लौटना है, तभी यू योवेई ने ठंडी आवाज में कहा, घर चलो। जी मैडम। करीब 50 मिनट बाद रोल्स रॉयस यू परिवार की हवेली में पहुंची। यू योवेई जैसे ही कार से उतरी, सामने उसके माता पिता सुन गुइंजी और यू देहुआ भी बाहर निकलने की तैयारी कर रहे थे। उसने हल्के से कहा, माँ, पापा। सुन गुइंजी ने बस एक नजर उसकी तरफ देखा और ठंडे स्वर में पूछा, आज अचानक घर कैसे आ गई? यू योवेई ने अपने सूट की जैकेट के बटन खोलते हुए कहा, सोचा आज घर पर सबके साथ खाना खाऊं। सुन गुइंजी ने बिना किसी उत्साह के जवाब दिया, आज मैं और तुम्हारे पापा घर पर खाना नहीं खाएंगे, तुम अकेले खा लेना। यू योवेई ने पूछा, कहीं जा रहे हैं? इससे पहले कि उसके पिता कुछ कहते, सुन गुइंजी ने सख्त लहजे में कहा, हम कहाँ जा रहे हैं, इसकी रिपोर्ट तुम्हें देने की जरूरत नहीं है। फिर उन्होंने साफ कहा, आज पूरा परिवार मो बेईचेन के स्वागत के लिए डिनर पर जा रहा है। उसे देखते ही सुन गुइंजी का गुस्सा फिर बढ़ गया। उन्होंने नाराज होकर अपने पति की तरफ देखा। उन्हें हमेशा लगता था कि यू योवेई का जिद्दी स्वभाव बिल्कुल अपने पिता पर गया है। दोनों कार में बैठ गए। जाते जाते यू देहुआ ने बेटी के कंधे पर हाथ रखकर कहा, जब पूरा परिवार साथ खाना खा रहा हो और सिर्फ तुम्हें ही न बुलाया जाए, तब कैसा लगता है? अब समझ आया? इतना कहकर वे भी चले गए। यू योवेई अकेली वहीं खड़ी रह गई। कुछ देर तक वह आंगन में चुपचाप सिगरेट पीती रही। फिर उसने मोबाइल निकाला और अपनी छोटी बहन यूशिन को मैसेज भेजा, घर आकर खाना खाओ। थोड़ी देर बाद यूशिन का वॉइस मैसेज आया। उसने प्ले किया। उधर से खुश आवाजें सुनाई दी, दीदी आज नहीं आ पाऊंगी, बेईचेन भैया वापस आ गए हैं, हम सब उनका वेलकम डिनर कर रहे हैं। यू योवेई की उंगलियां एक पल के लिए रुक गईं। उसने टाइप किया, लगता है तुम भूल गई हो कि मैं तुम्हारी सगी बहन हूँ। कुछ ही सेकंड बाद यूशिन का दूसरा वॉइस मैसेज आया। इस बार उसकी आवाज में चेतावनी थी, दीदी अगर आपने फिर ऐसा कहा तो मैं ये सारी रिकॉर्डिंग माँ को सुना दूंगी। आपका और बेईचेन भैया का ब्रेकअप हुआ है, मेरा नहीं। मैं उनसे रिश्ता कभी नहीं तोड़ूंगी। यू योवेई का चेहरा और सख्त हो गया। उसने तुरंत जवाब भेजा, यूशिन इस महीने से तुम्हारा कार्ड बंद। लेकिन यूशिन जरा भी नहीं डरी। वह हंसते हुए बोली, बंद कर दीजिए, अब मैं खुद कमाती हूँ और वैसे भी मम्मी पापा मेरे साथ हैं। यू योवेई गुस्से से भर उठी। उसे लगने लगा कि घर का हर इंसान जैसे तुम्हारे पक्ष में खड़ा हो गया है। उसने मोबाइल जेब में रखा और अंदर चली गई। घर की नौकरानी ने उसे देखते ही कहा, मैडम आप आ गई। हाँ। उसी समय ली माँ भी रसोई से बाहर आई। उन्हें यू योवेई को देखकर हैरानी हुई। उन्होंने पूछा, आज घर पर खाना खाएंगी? यू योवेई ने जैकेट उतारकर सोफे पर रखी और छोटा सा जवाब दिया, हाँ। ली माँ धीरे से बुदबुदाई, आप आज बिल्कुल सही समय पर आई हैं, लेकिन अफसोस साहब और मैडम अभी अभी बाहर गए हैं। यू योवेई ने कोई जवाब नहीं दिया, बस इतना कहा, मेरे लिए 1 कप हर्बल चाय बना दीजिए। ली माँ सब समझ चुकी थी। उन्हें पता था कि आज पूरा परिवार तुम्हारे स्वागत में गया है और यू योवेई अंदर ही अंदर गुस्से से भरी हुई है। वे मुस्कुराई और बोली, आज आपके लिए गुलदाउदी क्राइजेंथेमम की चाय बनाती हूँ। इससे शरीर की गर्मी भी कम होती है और आंखों को भी आराम मिलता है। शरीर की गर्मी कम होती है, ये शब्द सुनते ही यू योवेई के ईमेल टाइप करते हाथ एक पल के लिए रुक गए। उसने लीमा की जाती हुई पीठ को देखा लेकिन कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर बाद लीमा एक चायदानी लेकर लौटी। उन्होंने कप में 3 गुलदाउदी के फूल डालकर चाय परोसी और मुस्कुरा कर कहा, ज्यादा पीजिएगा, आपके लिए अच्छी रहेगी। यू योवेई कुछ देर तक चाय में तैरते फूलों को देखती रही। फिर अचानक उसने धीमी आवाज में पूछा, लीमा क्या मैं सच में मम्मी पापा की सगी बेटी हूँ? लीमा भी उसकी बात सुनकर हंस पड़ी। अगर तुम सगी बेटी नहीं हो तो फिर कौन है? ये बात अगर साहब ने सुन ली तो तुम्हारी अच्छी खबर लेंगे। यू योवेई ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने चुपचाप गुलदाउदी की चाय का एक घूंट लिया। उसी समय उसके मोबाइल पर लगातार 2 नोटिफिकेशन आए। पहला मैसेज उसकी छोटी बहन यूशिन का था, दीदी मैं बेईचेन भैया के लिए शॉपिंग करने गई थी, सोचा था आपने मेरा कार्ड बंद कर दिया होगा, लेकिन वो तो अभी भी चल रहा है, थैंक यू। उसके मैसेज में शरारत और खुशी साफ झलक रही थी। दूसरा मैसेज बैंक की तरफ से खर्च का नोटिफिकेशन था। उधर मो परिवार की हवेली में माहौल बेहद खुशनुमा था। सुन मेंग मेंग और उनके पति भी पहुंच चुके थे। पूरा घर हंसी खुशी से भरा हुआ था। जैसे ही यूशिन अंदर आई, उसकी नजर सबसे पहले तुम पर पड़ी। वह खुशी से दौड़कर तुम्हारे गले लग गई। बेईचेन भैया वेलकम बैक। फिर उसने अपने हाथ में पकड़ा हुआ गिफ्ट तुम्हें देते हुए कहा, ये आपके लिए है। तुम मुस्कुराकर गिफ्ट लेते हुए बोले, धन्यवाद, अब तो नौकरी भी करने लगी हो। यूशिन प्यार से तुम्हें देखती रही। बचपन से लेकर आज तक उसने अपनी बड़ी बहन यू योवेई से ज्यादा समय तुम्हारे साथ बिताया था। उसकी नजर में तुम हमेशा सबसे भरोसेमंद इंसान रहे थे। वह मुस्कुराकर बोली, बेईचेन भैया आप आज भी पहले की तरह हैंडसम और शानदार लग रहे हैं। तुम भी मुस्कुरा दिए और तुम भी पहले से कहीं ज्यादा समझदार और आत्मविश्वासी हो गई हो। दोनों हंसते हुए बातें करने लगे, लेकिन पूरी बातचीत के दौरान किसी ने भी यू योवेई का नाम तक नहीं लिया। यूशिन ने कभी प्यार नहीं किया था, फिर भी वो इतना समझती थी कि जब रिश्ता खत्म हो चुका हो तो पुराने जख्मों को दोबारा छेड़ना ठीक नहीं होता। जो बीत गया उसे बीत जाने देना ही बेहतर था। डिनर खत्म होने के कुछ देर बाद यू योवेई के फोन की घंटी बजी। कॉल गुमंग का था। उसके एक फोन पर यू योवेई तुरंत वहां पहुंच गई। दूसरी तरफ लेंग चिंगच्यू तो बस बहला फुसलाकर बुला ली गई थी। जैसे ही उसकी नजर यू योवेई पर पड़ी, उसका चेहरा ठंडा पड़ गया। 3 साल बीत चुके थे,
लेकिन इन दोनों के बीच की दूरी अब किसी समंदर से कम नहीं लग रही थी। दोनों ने एक दूसरे से एक शब्द तक नहीं कहा। गु मंग ने मुस्कुराकर यू योवेई की तरफ एक पतली सिगरेट बढ़ाई, साथ ही उसने घुटने से हल्का सा उसे इशारा किया। सब आ गए हैं, चलो 2-4 राउंड ताश खेलते हैं। झेंग यानजी ने हाथ में वाइन ग्लास घुमाते हुए हंसकर कहा, तुम लोग खेलो, मेरी हैसियत तुम्हारे जैसी नहीं है। किसी ने मजाक में कहा, मिस झेंग आप तो बहुत ज्यादा ही विनम्र बन रही हैं। झेंग यानजी खिलखिलाकर हंसी, मैं तो हमेशा से लो प्रोफाइल रही हूँ। कॉलेज के दिनों में तो दूसरों के भरोसे खाना खाती थी। यू योवेई ने उसकी तरफ देखा और शांत लहजे में चुटकी ली, क्योंकि घर के सारे पैसे तुमने अपनी कारों पर खर्च कर दिए थे। पास बैठी लिंग छिंगचू अब तक चुपचाप सब देख रही थी। तभी गु मंग ने उसकी तरफ देखकर पूछा, सुना है तुम डोंगशेंग वाली जमीन पर नया अस्पताल बनाने वाली हो? लिंग छिंगचू मुस्कुराई, क्यों, डर है कि तुम्हारा बिजनेस छिन जाएगा? गु मंग हंस पड़ा, डर? हमारे अस्पताल तो 2 अलग अलग इलाकों में हैं। लेकिन उसने शरारती मुस्कान के साथ कहा, डर इस बात का है कि कहीं तुम डॉक्टर मो बेइचेन को अपने अस्पताल में न ले जाओ। लिंग छिंगचू ने ग्लास उसके ग्लास से टकराया और पूरे विश्वास से बोली, चिंता मत करो, वह ऐसा नहीं करेगा। वह सिर्फ वही काम करना चाहता है जिससे उसे सच्ची खुशी मिलती है। पूरी बातचीत के दौरान यू योवेई चुपचाप एक तरफ बैठी रही। उसका चेहरा पत्थर की तरह शांत था। उंगलियों में सिगरेट धीरे धीरे जल रही थी। धुआं लगातार उठ रहा था, लेकिन उसके दिल की गहराई में छिपे जज्बातों को कोई नहीं देख पा रहा था। बाकी लोग हंसते बोलते रहे, लेकिन यू योवेई पूरे समय चुप बैठी रही। सबकी बातें वह बिना कुछ कहे ध्यान से सुन रही थी। गु मंग हंसते हुए बोला, अब जाकर चैन मिला, मेरी तो चिंता ही खत्म हो गई। फिर उसने लिंग छिंगचू से पूछा, उस जमीन का क्या प्लान है? उसे डेवलप कैसे करोगी? लिंग छिंगचू ने शांत स्वर में जवाब दिया, शायद कमर्शियल एरिया बनाया जाएगा, लेकिन अभी आखिरी फैसला नहीं हुआ है। तभी झेंग यानजी ने मुस्कुराकर कहा, मेरी मानो तो वहां एक हाई एंड ओल्ड एज होम बनाओ। जगह भी अच्छी है और उसकी डिमांड भी बहुत रहेगी। लिंग छिंगचू ने उसकी तरफ देखकर हल्की मुस्कान के साथ कहा, लगता है तुम्हारा बिजनेस दिमाग पहले से और तेज हो गया है। असल में उसे पहले ही एक ऐसी खबर मिल चुकी थी जिससे पूरा फैसला लगभग तय हो गया था। झेंग यानजी अभी निवेश की बात छेड़ने ही वाली थी कि तभी यू योवेई की ठंडी आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी। सरकार उस इलाके में पुनर्वास और हेल्थ केयर सेंटर बनाने की योजना बना रही है। ओल्ड एज होम का प्रोजेक्ट अब नहीं हो पाएगा। एक ही वाक्य ने झेंग यानजी की सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। वह हंसते हुए यू योवेई के कंधे पर हाथ रखकर बोली, वाह वी जी, आपके पास तो हमेशा सबसे तेज खबर पहुंचती है। पास बैठे किसी ने मजाक में कहा, हर साल जो इतने पैसे सही लोगों पर खर्च करती हैं, वो बेकार थोड़े ही जाते हैं। ये सुनकर कमरे में बैठे सभी लोग मुस्कुरा दिए। इस दुनिया का यही नियम था, जहां सत्ता का रुख बदलता है वहीं कारोबार की दिशा भी बदल जाती है। इसके बाद सभी लोग ताश खेलने बैठ गए। पूरे खेल के दौरान लिंग छिंगचू और यू योवेई ने एक दूसरे से एक शब्द भी नहीं कहा, यहाँ तक कि दोनों की नजरें भी कभी नहीं मिली। दोनों के बीच की दूरी हर पल साफ महसूस हो रही थी। रात 10:30 बजे के करीब अचानक लिंग छिंगचू का फोन बजा। स्क्रीन पर तुम्हारी वीडियो कॉल थी। आज तुम सीधे लिंग परिवार के घर लौटे थे, अपने पुराने घर तक भी नहीं गए। नहाने की तैयारी करते समय तुमने गीजर चलाने की कोशिश की, लेकिन गर्म पानी आ ही नहीं रहा था। तुम्हें समझ नहीं आया कि सिस्टम कैसे चालू किया जाए। आखिर मजबूर होकर तुमने लिंग छिंगचू को वीडियो कॉल कर दी। उसने तुरंत कॉल रिसीव कर ली। स्क्रीन पर बाथरोब पहने तुम्हारा चेहरा दिखाई दिया। तुमने मासूमियत से पूछा, दीदी घर में गर्म पानी कैसे चालू होता है? लिंग छिंगचू ने पूछा, गैस का वॉल्व कहाँ है पता है? तुमने सिर हिलाया, नहीं, घर के ऐसे छोटे मोटे काम तुमने कभी खुद किए ही नहीं थे। लिंग छिंगचू ने तुरंत कहा, फिलहाल नीचे वाले बाथरूम में नहा लो, मैं लौटकर सब ठीक कर दूंगी। तुमने मुस्कुराकर सिर हिला दिया। फिर उत्सुकता से पूछा, वैसे आप अभी क्या कर रही हैं? ताश खेल रही हूँ। इतना सुनते ही झेंग यानजी उत्साह से कैमरे के सामने आ गई। हाथ हिलाते हुए बोली, बेचैन भैया कितने दिनों बाद मिल रहे हैं? तुम मुस्कुराकर बोले, हाँ बहुत समय हो गया, और तुम पहले से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। झेंग यानजी गर्व से हंस पड़ी, वो तो हूं ही, कभी समय मिले तो बाहर मिलते हैं। उसी समय यू योवेई ने बिना सिर उठाए एक पत्ता मेज पर रखा। फिर हल्की नजर झेंग यानजी पर डालते हुए शांत लेकिन दबाव भरे लहजे में कहा, ताश खेलना है या बातें करनी है? उसकी वही जानी पहचानी आवाज तुम्हारे कानों तक पहुंची। एक पल के लिए तुम्हारा दिल ठहर सा गया। फिर तुमने शांत स्वर में कहा, आप लोग खेलिए, मैं फोन रखता हूँ। इतना कहकर तुमने वीडियो कॉल काट दी। झेंग यानजी ने फोन नीचे रखा और अपने पत्ते देखकर मुंह बना लिया, मैं पास। लेकिन लिंग छिंगचू ने बिना कुछ सोचे अपने सारे पत्ते मेज पर रख दिए। बस आज का खेल यहीं खत्म। ये देखकर गु मंग हंस पड़ा, लगता है आज हम तीनों सिर्फ तुम दोनों को पैसे जिताने के लिए ही बैठे थे। इतना कहते ही झेंग यानजी ने मजाकिया अंदाज में भौहें सिकोड़ ली। रुको जरा, मैं तो तुम सबसे छोटी हूँ, हिसाब से तो तुम लोगों को मेरा ख्याल रखना चाहिए, ना कि मुझसे पैसे जीतने चाहिए। सब हंस पड़े और वहीं ताश का खेल खत्म हो गया। लिंग छिंगचू अपना कोट उठाकर सबसे पहले क्लब से निकल गई। गु मंग ने वहीं बैठे सिगरेट पी रही यू योवेई की तरफ देखा और बेबस होकर बोला, इतनी मुश्किल से तुम्हें मौका दिलाया था, लेकिन तुमने उसका भी फायदा नहीं उठाया। यू योवेई आराम से सोफे पर टिक गई। उसने बेपरवाही से जवाब दिया, किस बात का फायदा? क्या जाकर उससे खुशामद करती? गु मंग तुरंत बोला, खुशामद नहीं, कम से कम 2 बातें तो कर सकती थी। रिश्ते को इतना कड़वा बनाने की क्या जरूरत थी? यू योवेई
युयोवेई ने नीचे जलती हुई सिगरेट की तरफ देखा और शांत स्वर में कहा, बात तो की थी। गुमंग हैरान रह गया, क्या कहा था? युयोवेई ने बिना कोई भाव बदले जवाब दिया, मैंने सिर्फ इतना कहा कि सरकार वहां हेल्थ केयर सेंटर बनाएगी। गुमंग कुछ पल तक उसे देखता रह गया, फिर चुपचाप अपना गिलास उठाया और एक ही सांस में सारी शराब पी गया। अब उसके पास कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। कुछ देर बाद उसने पूछा, चलें? युयोवेई ने अपना कोट उठा लिया, लेकिन वहीं बैठी रही। नहीं, आज यहीं रुकूंगी। इसके बाद दोनों भी एक एक करके क्लब से निकल गए। उधर दूसरी तरफ लैंग चिंगच्यू घर लौटते ही सीधे ऊपर तुम्हारे कमरे में गई। दरवाजा खोलते ही उसने देखा कि तुम अभी तक जाग रहे थे। आरामदायक कपड़े पहनकर सोफे पर बैठे टीवी सीरीज देख रहे थे। वह मुस्कुराकर बोली, अभी तक सोए नहीं? तुमने टीवी बंद करते हुए कहा, शाम को बहुत गहरी चाय पी ली थी, अब बिल्कुल नींद नहीं आ रही। लैंग चिंगच्यू ने सहजता से पूछा, चलो बाहर कुछ हल्का फुल्का खा आते हैं? तुमने मुस्कुराकर सिर हिलाया, नहीं, अभी कुछ खाऊंगा तो और देर तक नींद नहीं आएगी। वह रसोई में गई, सबसे पहले गैस का वाल्व खोला, फिर गीजर ठीक से सेट कर दिया। सारा काम खत्म करके वापस लिविंग रूम में आई और बोली, दूध पी लो, नींद आने में मदद मिलेगी। तुमने सिर हिलाकर कहा, ठीक है। फिर प्यार से उसकी तरफ देखते हुए बोले, आप भी जल्दी जाकर आराम कर लीजिए। अगली सुबह शहर के एक शांत और मशहूर प्राइवेट रेस्टोरेंट में तुम ही पहुंचे। दरवाजा खोलते ही तुम्हें जॉन्स हॉपकिंस अस्पताल की अपनी सीनियर डॉक्टर शिया शियू खिड़की के पास बैठी दिखाई दी। तुम्हें देखते ही उन्होंने मुस्कुराकर हाथ हिलाया। बेचैन इधर उन्होंने सादे लेकिन बेहद खूबसूरत कैजुअल कपड़े पहने हुए थे। उनके चेहरे पर सादगी, आत्मविश्वास और एक अलग ही गरिमा झलक रही थी। तुम पास जाकर मुस्कुराए, दीदी आज आपकी छुट्टी है? शिया शियू ने सामने रखा चायदान उठाया और तुम्हारे गिलास में धीरे धीरे गर्म फूलों की चाय डालते हुए मुस्कुराकर कहा, हाँ, आज आखिरकार थोड़ा आराम करने का मौका मिला। शिया शियू मुस्कुराकर बोली, मैंने खास तुम्हारे लिए आज छुट्टी ली है। तुम अभी अभी देश लौटे हो, इसलिए सोचा साथ बैठकर खाना खाएं और थोड़ी बातें करें। तुमने चाय का कप उठाया और फूलों की चाय की एक चुस्की ली। चेहरे पर सुकून भरी मुस्कान आ गई। जेट लैग लगभग खत्म हो गया है, 2 दिन बाद फिर से अस्पताल ज्वाइन कर लूंगा। शिया शियू ने मेन्यू तुम्हारी तरफ बढ़ाते हुए पूछा, फिर से बोरेन हॉस्पिटल ही ज्वाइन कर रहे हो? तुमने सिर हिलाया, हाँ, वहाँ का माहौल मुझे बहुत पसंद है। वहाँ सिर्फ काबिलियत और प्रोफेशनल स्किल की कद्र होती है। ऑफिस की बेवजह की राजनीति भी बहुत कम है। इतना कहकर तुम चुप हो गए। तुम्हारा मानना था कि हर इंसान अपने करियर का फैसला खुद करता है, इसलिए इस पर ज्यादा चर्चा करने का कोई मतलब नहीं था। शिया शियू मुस्कुराई, सही कहा, और वहाँ की सैलरी और भी सुविधाएं भी इंडस्ट्री में सबसे अच्छी मानी जाती है। अगर कभी मैं यहाँ टिक नहीं पाई तो सीधे तुम्हारे अस्पताल में नौकरी मांगने आ जाऊंगी। तुम हंस पड़े, चाय का कप उठाकर उनके कप से हल्के से टकराया और बोले, हमेशा स्वागत रहेगा। दोनों हंसते हुए बातें कर रहे थे। उसी समय रेस्टोरेंट में दाखिल हुई युयोवेई की नजर तुम पर पड़ी, खासकर तुम्हारे चेहरे की उस मुस्कान पर जो उसके अंदर आने के बाद से लगातार बनी हुई थी। कई सालों बाद उसने तुम्हें इतना बेफिक्र और खुश देखा था। युयोवेई की नजर फिर शिया शियू पर गई। उसे वह चेहरा पहचानने में देर नहीं लगी। अमेरिका में उसने कई बार उन्हें तुम्हारे साथ देखा था। उसने अपने साथ खड़ी सहायक ली शुए की तरफ देखा और धीमी आवाज में पूछा, क्या वह मुझसे ज्यादा हैंडसम है? ली शुए ने एक नजर तुम्हारी टेबल की तरफ देखा और तुरंत नजरें झुका ली। फिर ईमानदारी से बोली, नहीं मैडम, आप दोनों की पर्सनैलिटी बिल्कुल अलग है। डॉक्टर शिया का स्वभाव शांत और स्नेहपूर्ण है, जबकि आपका व्यक्तित्व ठंडा, आत्मविश्वासी और बेहद प्रभावशाली है। अगर सिर्फ लुक्स और आभा की बात करें तो आप किसी से कम नहीं हैं। हालांकि ये जवाब सुनकर भी युयोवेई के मन की बेचैनी कम नहीं हुई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्यों एक ऐसे इंसान से जो हर मायने में उससे कम था, उसे हार जाने जैसा एहसास हो रहा था। तुम्हारे चेहरे पर किसी और के लिए खिली मुस्कान देखकर उसका दिल और बेचैन हो उठा। उसने बिना कुछ कहे सीढ़ियों की तरफ कदम बढ़ा दिया, लेकिन प्राइवेट रूम का दरवाजा खोलने से ठीक पहले वह रुक गई। फिर पीछे मुड़कर ली शुए से बोली, उस महिला की पूरी जानकारी निकालो। जी मैडम। ली शुए ने तुरंत सिर झुका दिया। प्राइवेट रूम का दरवाजा खुलते ही अंदर बैठे बिजनेस पार्टनर तुरंत खड़े हो गए। मध्यम उम्र के मिस्टर ली मुस्कुराते हुए आगे बढ़े। मैडम यू, आपका इंतजार था। उन्होंने युयोवेई को गौर से देखा। इतनी कम उम्र लेकिन व्यक्तित्व इतना गंभीर और प्रभावशाली कि पहली नजर में ही सम्मान पैदा हो जाए। वे मुस्कुराकर बोले, आपके बारे में बहुत सुना था, आज मिलकर समझ आया कि लोग आपकी इतनी तारीफ क्यों करते हैं। सचमुच कम उम्र में इतनी बड़ी सफलता हासिल करना आसान नहीं होता। युयोवेई ने बस हल्का सा सिर हिलाया। मिस्टर ली, उनका स्वर हमेशा की तरह शांत और औपचारिक था। माहौल हल्का करने के लिए मिस्टर ली ने तुरंत सिगरेट का पैकेट निकालकर उनकी तरफ बढ़ाया, लेकिन युयोवेई ने हाथ उठाकर विनम्रता से मना कर दिया। धन्यवाद, मैं धूम्रपान नहीं करती। फिर उन्होंने सीधे मुद्दे पर आते हुए कहा, पहले निवेश योजना देख लेते हैं। इतना कहते ही ली शुए ने पहले से तैयार फाइनेंसिंग प्रपोजल दोनों हाथों से उठाकर मिस्टर ली के सामने रख दिया। जैसे ही मिस्टर ली ने फाइल हाथ में ली, कमरे में फिर युयोवेई की ठंडी और प्रभावशाली आवाज गूंज उठी। अगर आपको यह प्रस्ताव स्वीकार है तो आज ही कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं। निवेश की पहली राशि 3 कार्य दिवस के भीतर आपके खाते में पहुंच जाएगी। मिस्टर ली तेजी से दस्तावेज देखने लगे। जैसे ही उनकी नजर 50-50 हिस्सेदारी वाली शर्त पर पड़ी, उनका चेहरा उतर गया। उन्होंने कागज को और कसकर पकड़ लिया। वह अच्छी तरह जानते थे कि ये शर्तें बेहद सख्त थीं।
लेकिन उनकी कंपनी की आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि अगर यह निवेश नहीं मिला तो कंपनी का दिवालिया होना तय था। उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। कुछ पल सोचने के बाद उन्होंने मजबूरी में मुस्कुराते हुए कहा, कोई समस्या नहीं मिस यू, मुझे ये शर्तें मंजूर हैं। यू योवेई ने शांत नजरों से उनकी तरफ देखा और बोली, जल्दबाजी मत कीजिए, पहले पूरी शर्तें ध्यान से पढ़ लीजिए। सिर्फ मुनाफे में हिस्सेदारी ही नहीं, मुझे कंपनी में पूर्ण नियंत्रण का अधिकार भी चाहिए। आगे होने वाले सभी बड़े फैसलों में मेरी भागीदारी अनिवार्य होगी। मैं अपना पैसा किसी भी तरह के जोखिम में नहीं डालती। ये सुनकर मिस्टर ली ने तुरंत बाकी दस्तावेज भी पलटकर देखे। हर शर्त साफ साफ लिखी हुई थी। अब उनके पास मोल भाव करने का कोई मौका नहीं बचा था। उन्होंने लगातार सिर हिलाते हुए कहा, मैं समझ गया, जैसा आप चाहेंगी बिल्कुल वैसा ही होगा। दोनों पक्षों ने कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर कर दिए। उसी समय वेटर अंदर आया और एक एक करके स्वादिष्ट व्यंजन मेज पर सजाने लगा। पूरे डिनर के दौरान योवेई ने शराब की एक बूंद तक नहीं पी। बिजनेस मीटिंग में उसके अपने कुछ सिद्धांत थे। वह किसके साथ शराब पीनी है और किसके साथ नहीं, ये फैसला हमेशा खुद करती थी। उसकी हैसियत ऐसी थी कि कोई भी उसे जबरदस्ती शराब पीने के लिए कहने की हिम्मत नहीं करता था। करीब 1 घंटे बाद योवेई दूसरी मंजिल से नीचे उतरी। उसी समय तुम और शिया शियू भी खाना खत्म कर चुके थे। शिया शियू ने अभी बिल चुकाया ही था कि उनका फोन जोर से बज उठा। अस्पताल से इमरजेंसी कॉल थी। उन्हें तुरंत एक गंभीर सर्जरी के लिए वापस बुलाया गया था। उन्होंने जल्दी से तुमसे विदा ली और तेजी से बाहर की ओर बढ़ गईं। तुमने उनकी तरफ देखते हुए मुस्कुराकर कहा, दीदी रास्ते में ध्यान से जाइएगा। साथ ही हाथ हिलाकर उन्हें विदा किया। ये दृश्य योवेई ने भी देख लिया। उसका पहले से ठंडा चेहरा और सख्त हो गया। उसकी नजर लगातार तुम्हारे ऊपर टिकी रही। उधर तुम काउंटर से रेस्टोरेंट का एक ब्रोशर लेकर मुड़े। उसी पल तुम्हारी नजर योवेई से मिली, लेकिन तुम्हारी आंखों में कोई भाव नहीं था, न हैरानी, न गुस्सा, न ही अपनापन। तुमने उसे ठीक वैसे ही देखा जैसे किसी अनजान राहगीर को देखा जाता है। फिर बिना रुके नजरें हटा ली, ब्रोशर जेब में रखा और आगे बढ़ने लगे। तुम्हारा यह बर्ताव देखकर योवेई के भीतर दबा हुआ गुस्सा और बढ़ गया। वह सीधे तुम्हारी तरफ बढ़ी। उसकी आवाज हमेशा की तरह ठंडी थी, लेकिन इस बार उसमें दबा हुआ गुस्सा साफ महसूस हो रहा था। योवेई ने ठंडी नजरों से तुम्हारी तरफ देखते हुए कहा, मो बेईचैन, लगता है किसी और की तरफ मुड़ने में तुम्हें ज्यादा समय नहीं लगा। उसकी जानी पहचानी आवाज सुनकर तुम समझ गए कि उसने तुम्हारा और शिया शियू का रिश्ता गलत समझ लिया है। लेकिन इस बार तुम्हारे मन में उसे कुछ भी समझाने की इच्छा नहीं थी। तुमने शांत नजरों से उसकी तरफ देखा और बेपरवाही से कहा, क्यों? क्या कोई नियम है कि इंसान पूरी जिंदगी सिर्फ एक ही व्यक्ति से प्यार करे? इतना कहकर तुम मुड़कर जाने लगे। तभी उसने तुम्हारी कलाई पकड़ ली। उसकी पकड़ ना बहुत जोरदार थी ना ढीली, लेकिन इतनी मजबूत जरूर थी कि तुम रुक गए। उसकी आंखों में कई भाव एक साथ उमड़ रहे थे, नाराजगी, बेचैनी और एक ऐसा डर जिसे वह खुद भी स्वीकार नहीं करना चाहती थी। उसने धीमी लेकिन भारी आवाज में पूछा, इतने साल मुझसे प्यार किया और अब इतनी आसानी से सब भूल गए? तुमने धीरे से उसकी पकड़ छुड़ाई, एक कदम पीछे हटे, फिर उसकी आंखों में सीधा देखते हुए ठंडे स्वर में कहा, हाँ, जिस दिन मैंने तुमसे ब्रेकअप किया था उसी दिन मैंने तुम्हें पूरी तरह छोड़ दिया था। अब तुम्हारी आंखों में पहले जैसी मोहब्बत नहीं थी, न वह अपनापन, न वह चमक, सिर्फ गहरी बेरुखी। तुम्हें इस तरह देखकर पहली बार योवेई के दिल में हल्का सा दर्द उठा। कुछ पल बाद उसने होंठ भींचकर कहा, लगता है तुम्हारी पसंद भी कोई खास नहीं है। तुम हल्का सा मुस्कुराए, लेकिन उस मुस्कान में खुशी नहीं थी, बस खुद पर तंज और बीते समय का अफसोस था। नहीं, अब मेरी पसंद बेहतर हो गई है। पहले मैं अंधा था, तभी ऐसे इंसान से प्यार करता रहा जो उसके लायक ही नहीं था। अब मेरी आंखें खुल चुकी हैं। इतना कहकर तुम वहां से चले गए। योवेई तुम्हारी जाती हुई पीठ को देखती रह गई। उसके मन में बस एक ही सवाल घूम रहा था, क्या मैं सचमुच इतनी बुरी थी? कुछ देर बाद वह भी पार्किंग की तरफ चली गई। उसी समय उसने देखा कि तुम अपनी इलेक्ट्रिक कार में बैठकर वहां से निकल चुके थे। वह अपनी कार की पिछली सीट पर बैठ गई। सहायक लीशुए जल्दी से आगे वाली सीट पर बैठी और बोली, मैडम, डॉक्टर शिया की पूरी जानकारी आपके फोन पर भेज दी है। ठीक है, योवेई ने जवाब तो दिया, लेकिन उसने फोन खोला तक नहीं। उसके कानों में बार बार तुम्हारी वही बातें गूंज रही थीं। पहले मैं अंधा था, अब मेरी आंखें खुल गई हैं। कभी तुम उसके लिए बेहद नरम, प्यार करने वाले और खुशमिजाज थे, लेकिन आज तुम्हारा हर शब्द उसके दिल में चुभ रहा था। काफी देर चुप रहने के बाद उसने अचानक गुमंग को मैसेज भेजा, क्या मेरे साथ रिलेशनशिप में रहना इतना बुरा था? उधर गुमंग आराम कर रहा था। अचानक ये मैसेज देखकर वह चौंक गया। उसने तुरंत वॉइस मैसेज भेजा, मैडम, शायद आपने गलत चैट पर मैसेज भेज दिया है। मैंने तो कभी आपके साथ रिलेशनशिप नहीं किया, मुझे कैसे पता होगा? फिर उसने एक और मैसेज भेजा, चाहे तो किसी दिन बेईचैन से पूछकर बता दूं। योवेई ने स्क्रीन की तरफ कुछ सेकंड देखा, फिर अपना पहला मैसेज डिलीट कर दिया और सिर्फ इतना लिखा, जरूरत नहीं, मुझे जवाब मिल चुका है। ये देखकर गुमंग ने भी आगे कुछ नहीं लिखा। उसने फोन रख दिया। योवेई आखिरकार शिया शियू की जानकारी देखने ही वाली थी कि तभी उसका फोन बज उठा। कॉल उसकी माँ सुन गुइंजी का था। उसने कॉल रिसीव की। दूसरी तरफ से माँ की सख्त आवाज आई, आज शाम का पूरा समय खाली रखना, तुम्हें एक रिश्ता देखने जाना है। इस रिश्ते की 2 वजह थी। पहली, योवेई की उम्र अब लगभग 30 साल हो चुकी थी
और दूसरी, सुन गुइंजी नहीं चाहती थी कि वह फिर कभी तुम्हारी जिंदगी में लौटकर तुम्हें परेशान करे। यू योवेई ने बिना सोचे जवाब दिया, मेरे पास न रिश्ते देखने का समय है और न प्यार करने का। माँ, कृपया आगे से मेरे लिए ऐसे इंतजाम मत कीजिए।